हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वराज पार्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन एकाएक वापस ले लिया, तो इससे बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे जो लोग बहुत ही ज़्यादा आहत हुए। उन्हीं में थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों जो थे, जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इससे इन दोनों नेताओं में भी गहरा क्षोभ उत्पन्न हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों ने मिलकर के जो है एक अलग पार्टी बना रखी। इन दोनों ने यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विचार था कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं और सार्वजनिक सभाओं संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करे, क्योंकि ये वो समय था जब कुछ सीमित मात्रा में अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को मताधिकार दे दिया और कुछ प्रतिनिधित्व जो थी करने की जिम्मेदारी दी। ऐसे में इन दो नेताओं के द्वारा ये तय किया गया कि अब हम जो है प्रतिनिधित्व के लिए जब जाएंगे तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करेंगे, यानी वो सरकार की नीतियों को पारित होने नहीं देंगे। ये इन लोगों का मानना था। इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव गया अधिवेशन में लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद से त्याग दे दिए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। और इन्हीं दोनों के अथक प्रयास से मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। यानी असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास में गहरा क्षोभ उत्पन्न हुआ और इन्होंने कहा कि अब हम सरकार का सहयोग न करके रचनात्मक कार्यों के साथ साथ विधानमंडल में जाएं और विधानमंडल में जाकर के सरकार के काम में हस्तक्षेप करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि अभी हम जो का हस्तक्षेप न करें, बल्कि अंग्रेजी शासन से सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। इसी को लेकर के इन दो लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसको सहमति न मिली और इन दोनों ने मिलकर के एक अलग पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। और इन्हीं दोनों के अथक प्रयास से 1923 में इस पार्टी का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। हालांकि स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भी स्वराज चाहते थे, परंतु इनके रास्ते थोड़े अलग थे। यानी मोतीलाल नेहरू और जो उनके द्वारा पार्टी स्थापित की गई, उनका उद्देश्य था कि वो भी भारत को स्वराज दिलाए, लेकिन इनके रास्ते थोड़ा अलग थे। यानी कांग्रेस पार्टी जो थी वो रचनात्मक और क्रियात्मक कार्यों के साथ साथ दया और याचना के द्वारा स्वशासन चाहती थी, लेकिन ये लोग इनके रास्ते थोड़ा अलग थे। और ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हम सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न करें और इससे सरकार जो है हमारी बात मानने को विवश हो जाएगी। तो रास्ते थोड़ा अलग थे, लेकिन उद्देश्य था कि स्वराज की प्राप्ति की जाए, यानी भारत के लोगों का राज्य स्थापित किया जाए। वे भारत में अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। वे लोग 1919 के सुधार अधिनियम में सुधार या उसका अंत चाहते थे। अब यहाँ दे रहा है 1919 के सुधार और अधिनियम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अंग्रेज़ बड़ी चतुर थे। ऐसे में वे अपनी नाकामियों को भी
कामयाबी की सीढ़ी में गिना करते थे। उन लोगों ने 1919 में एक सुधार किया और इस सुधार के तहत भारत के लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि वे और ज़्यादा जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूं ये अधिनियम क्या था। इस अधिनियम में बहुत से प्रावधान किए गए, जैसे इस अधिनियम के द्वारा सीमित मात्रा में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। उसी तरीके से प्रांतीय असेंबलियों के जो सीटें थी उसको बढ़ाए गए। इसके अलावे केंद्र और प्रांत स्तर पर के शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके अलावे बहुत से ऐसे नीतियां लागू की गई जो देखने में भारत के लोगों के हित में थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जैसे भारत के एक मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि मैं तंज कसा गया इस अधिनियम पर कि मैं विकास मंत्री था लेकिन वन अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते थे। तो इस बात से ये पता चला कि इस अधिनियम के द्वारा बहुत से प्रावधान तो किए गए लेकिन नौकरशाही पर अंकुश नहीं लगाया गया। यानी नौकरशाही जो चाहती थी सो किया करती थी और मंत्री हाथ पे हाथ धरे रह जाते थे। तो इस तरह के जो अधिनियम थे उसमें सुधार चाहते थे स्वराज पार्टी के लोग। वे धारा सभाओं में प्रवेश कर कांग्रेस का असहयोगात्मक रवैया अपनाए रखना चाहते थे। वे धारा सभाओं में जाते और विभिन्न मुद्दों पर बहस के बाद उसका विरोध करते हुए बाहर निकल जाते थे। यानी स्वराज पार्टी के जो मानने वाले लोग थे वो जाते थे और जाकर के जब बहस होती थी तो उस बहस का वे विरोध करते थे और विरोध करने के बाद बाहर निकल जाते थे। इनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमज़ोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करना और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर त्यागपत्र कर सत्याग्रह में भाग लेना। अभी मैंने बताया कि 1919 के सुधार अधिनियम के द्वारा नौकरशाही पर अंकुश नहीं लग पाता था। तो ऐसे में इन लोगों ने मांग किया कि नौकरशाही पर अंकुश लगाया जाए और उसकी शक्ति को कमज़ोर किया जाए और जितने दमनकारी कानून हैं उनको ख़त्म किया जाए और देश के लोगों में राष्ट्रीयता का विकास किया जाए। ज़रूरत पड़ने पर पद का त्याग करें और सत्याग्रह में भाग लें। तो ये इनके उद्देश्य थे जिसकी पूर्ति ये चाहते थे। हालांकि स्वराजवादी जो लोग थे वे जिस नीति को अमल कर रहे थे उसमें कुछ हद तक उनको सफलता मिली। जैसे किन चीज़ों में सफलता मिली तो बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करना, यानी जो बजट प्रस्ताव थे उसको इन लोगों ने क्या किया, अस्वीकार दिया। 1919 सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाना आदि। यानी 1919 में जो अधिनियम आया उसमें फिर से जांच के लिए ये लोग कमेटी गठित करवाने में सफल रहे। लेकिन C.R. दास यानी चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद केलकर और पुपुल जयकर जैसे नेताओं ने सरकार से सहयोग का रास्ता चुना। अभी आपको मालूम है शुरू में हम लोगों ने देखा कि ये सरकारी काम में अवरोध उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दो नेताओं ने सरकार का सहयोग का रास्ता चुना। ये वो समय था जब स्वराजवादी हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के करीब हो गए। यानी स्वराज मानने वाले लोग जो थे, स्वराज चाहने वाले लोग जो थे, स्वराज पार्टी के लोग थे, वो अब हिंदू विचारधारा वाले नेताओं से करीब होते गए, क्योंकि चुनाव में हिंदू संप्रदायवाद का सहारा लिया जाता था। यानी संप्रदायवाद को बढ़ावा दे करके हिंदू संप्रदाय को अपनी ओर करने की कोशिश
की गई। बनारस जैसे स्थानों में तो स्वराज पार्टी और हिंदू महासभा में कोई फर्क नहीं था। यही कारण था कि कभी कभी मोतीलाल नेहरू को सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेना पड़ता था। सांप्रदायिक अपील क्या होते हैं, इसको थोड़ा यहाँ हम लोग समझ लें। सांप्रदायिक अपील का मतलब होता है कि किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह या धर्मगुरु का सहारा लेकर के लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश करना, यानी अपनी ओर आकर्षित करना। इसके लिए लोग जो है सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेते हैं। सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेने का मतलब ये हुआ कि वे अपने धर्म के लोगों को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं बाकी धर्म के लोगों के खिलाफ। तो इस तरीके से सांप्रदायिक अपीलों का उन्हें सहारा लेना पड़ता था। संभवतः अपनी नीतियों पर दृढ़तापूर्वक नहीं टिके रहने और सांप्रदायिकता में अपनी दूरी नहीं बनाए रखने के कारण स्वराज पार्टी 1926 तक पंगु होकर सीमित हो गया। तो अभी आप लोगों ने इसके प्रारंभिक उद्देश्य जो देखे वो कुछ अलग थे, लेकिन बाद में ये सांप्रदायिक हो गए और ये सांप्रदायिकता से अपनी दूरी नहीं रख पाए। परिणाम ये हुआ कि 1926 तक इस पार्टी का जो जनाधार था वो समाप्त हो गया और ये पार्टी मृतप्राय हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।